हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन रैंक बूस्टर सीरीज। तो इस सीरीज का 8th लेक्चर है और इसमें मैंने जेईई मेन के कॉन्सेप्चुअल पीवाईक्यू को इंक्लूड किया हूँ। हो सकता है कि यही क्वेश्चन या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपने को जेईई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट में दिखे। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक सिंगल फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड रेंज फाइंडर ऑफ पावर 1 milliwatt and wavelength of 1000 nanometer in 0.1 second is x into 10 to the power 13. The value of x is। तो देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इंफ्रारेड जनरेट करने वाला डिवाइस है उसका पावर है 1 मिलीवाट। मीन्स जो पावर देखोगे उसको लिख सकते हैं 10 to the power -3 वाट। और यहाँ से देखो, बोल रहे कि 0.1 सेकेंड में जितना भी फोटोन जनरेट कर रहा है, नंबर ऑफ फोटोन, उसको भी लिख दिया है x इंटू 10 to the power 3 फोटोन जनरेट कर रहा है। तो सबसे पहले 0.1 सेकेंड में देखेंगे तो डिवाइस कितना एनर्जी डिलीवर करेगा। एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, पावर इंटू टाइम। तो इसका पावर है 10 to the power -3 इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा 10 to the power -4 जूल। मीन्स 0.1 सेकेंड में इतना जूल एनर्जी डिलीवर करेगा। अब देखो, ये तो एनर्जी हो गया और अपने को पर फोटोन का एनर्जी पता है। अगर पर फोटोन का एनर्जी लिखेंगे तो ईज होता है, देखो एनर्जी ऑफ फोटोन है, कंफ्यूज मत होना। ये जो डिवाइस का एनर्जी है वो है, डिवाइस कितना एनर्जी डिलीवर किया 0.1 सेकेंड में। तो अगर फोटोन का एनर्जी देखेंगे तो उसको लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा। समझे, पर फोटोन का एनर्जी है। तो मान लो एन फोटोन रिलीज हुए होंगे 0.1 सेकेंड में। तो एन फोटोन का एनर्जी कैसे लिखोगे, एन टाइम्स इनटू सिंगल फोटोन का एनर्जी। और एक किसके बराबर होना चाहिए, टोटल एनर्जी जो है वो 10 to the power -4 के बराबर होगा। यहाँ से सॉल्व करने पे अपने को n का वैल्यू आ जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ फोटोन। तो देखो, पर फोटोन का एनर्जी कैसे लिख सकते हो, एच सी बाई लेमडा से। तो यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करने पे अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो n इंटू, अच्छा देखो वेवलेंथ किस में दिया है, नैनोमीटर में। तो जब वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया हो तो फोटोन का एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं। देखो फोटोन का जो सिंगल फोटोन का एनर्जी होता है उसको लिख सकते हैं 12,400। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे वेवलेंथ आता है एंगस्ट्रॉम में, डिवाइडेड बाय यहाँ पे नीचे लिखेंगे लेमडा एंगस्ट्रॉम। तो देखो, अगर एनर्जी कैलकुलेट करना है तो E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा फॉर्मूला लगाते हैं, यहीं से इसको डिराइव करके बनाया गया है, इसको याद रख सकते हो। या फिर अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया है तो इसी को लिख सकते हैं 12,40। समझे, 1240 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और यहाँ पे नैनोमीटर में वेवलेंथ यूज करना है। तो जो लेमडा लिखेंगे यहाँ पे वो होगा नैनोमीटर। समझे, तो ये दोनों फॉर्मेट, ये सब एक ही फॉर्मूले हैं सब। फोटोन का एनर्जी निकालने के अलग अलग फॉर्मेट बना दिया यहाँ पे। तो एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, अगर चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं। और वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया है तो इसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जो वेवलेंथ दिया है नैनोमीटर में दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं एक फोटोन का जो एनर्जी होगा 1240, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ जो यूज करेंगे 1000 नैनोमीटर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितना है 10 to the power -4। अब यहाँ से देखो सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू आएगा, n हो जाएगा 10 to the power -4। देखो ये जूल में है, समझे, जूल में एनर्जी है तो हो गया जूल इंटू यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाई ये 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे, यहाँ से देखो नैनोमीटर से नैनोमीटर काट दो, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऊपर है जूल, तो ये तो कटेगा नहीं। पहले दोनों को, नीचे वाले को क्या करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो। तो जैसे ही जूल में इसको कन्वर्ट करेंगे
इसको लिख सकते हैं 10⁻, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 1240 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल होता है, तो ये भी जूल, ऊपर भी जूल, जूल से जूल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको फर्दर लिख सकते हैं 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1240 इंटू 1.6। देखो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 10⁻13 दिया है ना, यहाँ पे 10⁻13 के ऑर्डर में लिखा है, तो इसको भी लिख लो 10⁻13 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख लिए, एक और जीरो आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करना है अपने को 1240 इंटू 1.6 से, तो यहाँ से देखो अप्रोक्स डिवाइड कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा। पूरा एग्जैक्ट डिवीजन की जरूरत नहीं है, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब इसको हम लोग अप्रोक्स मान सकते हैं 125 और 125 से अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये देखो एक कट जाएगा और ये कितना आएगा, 80 टाइम्स आएगा, समझे, 80 टाइम्स। और इसको 1.6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 अप्रोक्स कुछ आएगा, 50.26 आ सकता है, इंटू 10⁻13। तो देखो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आया 50.26। तो यहाँ से ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन बी यूज्ड फॉर द आयनाइजेशन ऑफ लिथियम एटम, यहाँ पे लिथियम एटम नहीं लिथियम आयन है और Li2+ वाला आयन है, इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज x इंटू 10⁻⁻8 मीटर, द वैल्यू ऑफ x इज, नियरेस्ट इंटीजर में अपने को x का वैल्यू बताना है। तो देखो Li2+ को आयनाइज करने के लिए जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, मीन्स कम एनर्जी का सबसे लाइट कौन सा इस पे गिराएं ताकि Li2+ को इसके ग्राउंड स्टेट से आयनाइज कर दे, और उसका वैल्यू बोला है कि देखो जो वेवलेंथ होगा उसका वैल्यू है x इंटू 10⁻⁸ मीटर, तो अपने को x का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले देखो Li2+ को देखेंगे अगर, तो ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसी है, और हाइड्रोजन लाइक स्पीसी का आयनाइजेशन एनर्जी लिख सकते हैं 13.6 इंटू Z²। समझ गए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आता है। तो किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसी का आयनाइजेशन एनर्जी होता है 13.6 इंटू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर लिथियम की बात करें, Li2+ का, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा, Li2+ का आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा 13.6 इंटू, इसका एटॉमिक नंबर है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट लिख दिए। अब देखो इसका वैल्यू है 13.6 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखो अगर Li2+ को देखेंगे तो देखो यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज है 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे 3, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे फर्स्ट सेल में, इसको n=इनफाइनाइट वाले सेल में ले जाना है, तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, इस पे लाइट गिरेगा, और लाइट का जो फोटोन होगा, लाइट का फोटोन उसका एनर्जी लिखते हैं एच न्यू से, समझे। तो जो फोटोन का एनर्जी है एच न्यू, उस फोटोन का एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए, मतलब इस एनर्जी गैप के बराबर हो जाए, इसी को तो बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो यहाँ से जो आयनाइजेशन एनर्जी आया, इस एनर्जी को फोटोन के एनर्जी के बराबर करना पड़ेगा। तो देखो अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं H, यहाँ पे एच न्यू, अब एच न्यू को देखो यहाँ पे एच न्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कोई भी फोटोन हो उसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई लेमडा। लेमडा किस में लेना है, एंगस्ट्रॉम में आएगा, यहाँ से अगर ऐसे लिखते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो वेवलेंथ आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आता है, और ये किसके बराबर है
13.6 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम लोग लेमडा निकाल सकते हैं। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ रहा है, 12400 डिवाइडेड बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 122.4। समझे। अब इसको क्या करो, यहाँ पे देखो, यहाँ से आएगा जो भी वेवलेंथ आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो देखो यहाँ पे 124 दिख रहा है, 122 दिख रहा है ना, इसको अप्रोक्स 124 भी मान सकते हैं। समझे। और डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अप्रोक्स आंसर आएगा 100 के आसपास, 100.1 के आसपास इसका अप्रोक्स आंसर आएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे इतना एंगस्ट्रॉम आ गया। अब देखो इसको लिख सकते हैं 101 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और यहाँ पे कंपेयर के लिए यहाँ पे 10⁻⁻8 मीटर लिया है, तो इसको भी 10⁻⁻8 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁻⁻8। तो x का वैल्यू देखो आ गया 1.01। तो नियरेस्ट इंटीजर में x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r3 एंड द रेडियस ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट इज r4, देन यहाँ पे r3 और r4 में रिलेशन बताना है। तो देखो किसी भी सेल का रेडियस अगर बताना हो, NH सेल का रेडियस, तो उसके लिए फॉर्मूला है Rn इक्वल टू R0 n स्क्वायर बाई जेड। देखो आर नॉट क्या है, बोर्स रेडियस है। बोहर रेडियस मतलब फर्स्ट सेल का रेडियस, यहाँ पे बोर्स रेडियस इसको बोल देते हैं। समझ गए। फर्स्ट बोहर रेडियस या फिर बोर्स रेडियस अगर बोलते हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट सेल का रेडियस। तो अगर थर्ड सेल की रेडियस की बात करें तो एन का वैल्यू 3 रखो। तो यहाँ से आ जाएगा आर नॉट इंटू यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया 9 इंटू आर नॉट। और फोर्थ बोहर रेडियस बताना है, मतलब फोर्थ सेल का रेडियस बताना है, तो यहाँ पे लिखेंगे R4 इज इक्वल टू आर नॉट और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से आ गया 16, यहाँ पे हो गया 16 आर नॉट। इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब यहाँ से रिलेशन बताना है, तो क्या करो, R4 इज इक्वल टू 16 इंटू आर नॉट का वैल्यू इक्वेशन 1 से लाके यहाँ रख लो। तो आर नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड कर लो, इधर हो जाएगा R3 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से देखो 16/9 आ रहा है, 16/9 इंटू R3। R4 का वैल्यू आ गया 16/9 इंटू R3, मीन्स ऑप्शन 2 के साथ मैच कर जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ द वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम इज 3.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, then energy absorbed by the electron in its ground state compared to minimum energy required for its escape from the atom is, कितने टाइम्स है बताना है। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम जो है, यहाँ से देखो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, आयनाइज हो गया है। तो एन इक्वल टू इनफाइनाइट सेल पे गया और यहाँ पे रुका नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया है, इसका वेवलेंथ दिया है, लेमडा इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। समझे। जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से आयनाइज होने के बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वेवलेंथ यहाँ पे दिया है। और क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट compared to minimum energy required for its escape from atom का रेशियो बताना है। समझे। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा किसी भी फोटोन से,
जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, समझे, तो उस एनर्जी का रेशियो बताना है इसके आयनाइजेशन एनर्जी से। तो देखो जो भी एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब किया है फोटोन, इस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो देखो फर्स्ट तो ई जो है, ई ई बराबर क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को लाने में कितना एनर्जी खर्च हुआ है, यहाँ तक देखो एन इक्वल टू इनफाइनाइट तक, और फिर यहाँ से इनफाइनाइट से आगे इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है तो इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी ऐड करना पड़ेगा। मीन्स जो फोटोन यहाँ पे आया, फोटोन जो आया है उसके पास जो टोटल एनर्जी होगा वो मस्ट है कि इतना होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो देखो इलेक्ट्रॉन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं। अगर देखो इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन एनर्जी लिखना चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं, जूल में भी लिख सकते हैं। तो जूल में इसका कितना वैल्यू हो जाता है, 2.18 इंटू 10 to the power - 18 जूल, प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ है इसका काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो देखो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि जो वेव नेचर है पार्टिकल का, यहाँ से अपने को मिलेगा मोमेंटम। मोमेंटम हो जाएगा h अपॉन लेमडा, और h का वैल्यू है 6.6 इंटू 10 to the power - 34 डिवाइडेड बाई लेमडा दिया है क्वेश्चन में, देखो 3.3 इंटू 10 to the power - 10, तो यहाँ से हो जाएगा 3.3 इंटू 10 to the power - 10, तो यहाँ से वैल्यू आया 2 इंटू 10 to the power - 24, यहाँ से मोमेंटम आ गया, समझे, ये मोमेंटम आया। इसके बाद देखो मोमेंटम का जो भी यूनिट है लिख सकते हो, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से देखो काइनेटिक एनर्जी अपने को चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ mv², या फिर इसी को लिख सकते हैं मोमेंटम के टर्म में p²/2m। तो यहाँ पे p का वैल्यू पता चल गया अपने को, तो यहाँ से लिख सकते हैं p² मीन्स 2 इंटू 10 to the power - 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू m। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका वैल्यू दिया है 9.1 इंटू 10 to the power - 31 kg। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे कर लो सॉल्व, 10 to the power - 48 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.1 इंटू 10 to the power - 31, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ जाएगा 2.22 इंटू 10 to the power - 18 जूल में आ जाएगा ये। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे ऐड कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे तो 2.22 इंटू 10 to the power - 18 जूल हो गया। तो यहाँ से टोटल एनर्जी आ जाएगा, मतलब फोटोन के पास कितना एनर्जी था, कुछ तो आयनाइजेशन एनर्जी में खर्च हो गया और कुछ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को मिल गया। तो जो फोटोन गिरा था उसके पास इतना एनर्जी था, और इसी को बोल रहा है कि जो जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब किया है उसका आयनाइजेशन एनर्जी के साथ रेशियो बताओ। रेशियो यहाँ पे बोला है कितने टाइम्स है, समझे। तो यहाँ से ई का वैल्यू आ गया, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे तो ई का वैल्यू आ जाएगा 0, और यहाँ पे 4.4 इंटू 10 to the power - 18 ये जूल हो गया, डिवाइडेड बाई इसका आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा 2.18 इंटू 10 to the power - 18 जूल। तो ये रेशियो जो आ रहा है, देखो रेशियो अप्रोक्स आएगा 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, यहाँ पे 2 टाइम्स है, मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन के लिए है ग्राउंड स्टेट में, उसका 2 टाइम्स एनर्जी एब्जॉर्ब किया है फोटोन से। तो लगभग 50% तो आयनाइजेशन एनर्जी में खर्च हो गया और 50% काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसको मिल गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग।
फर्स्ट में लिखा है ए सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इज प्रपोज्ड एज बोर्स ऑर्बिट। तो ये बात करेक्ट है। देखो न्यूक्लियस के अराउंड जिस भी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है उसको बोर ऑर्बिट बोलते हैं। फर्स्ट बोर ऑर्बिट या सेकंड बोर ऑर्बिट ऐसे। तो देखो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड बोल रहा है एन ऑर्बिटल, यहाँ पे ऑर्बिटल है ऑर्बिट नहीं। एन ऑर्बिटल इज द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन साई इन ए एटम। तो ये भी करेक्ट है। एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के वेव फंक्शन होते हैं। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द एग्जिस्टेंस ऑफ बोर्स ऑर्बिट्स इज सपोर्टेड बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सही बात है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्या होता है, बोर्स ऑर्बिट थियरी को सपोर्ट मिलता है, मतलब एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट देखो फोर्थ है एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्वांटम नंबर n एंड l ओनली। तो ये गलत हो गया। देखो ऑर्बिटल को कैरेक्टराइज करना है तो उसके लिए तीन क्वांटम नंबर लगते हैं n, l और m। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के तीनों सॉल्यूशन आते हैं रेडियल पार्ट एंगुलर पार्ट से, तो वहां पे तीन क्वांटम नंबर निकल के आते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों मिलके क्या करते हैं, किसी भी ऑर्बिटल को कैरेक्टराइज कर देंगे। अच्छा इलेक्ट्रॉन को कैरेक्टराइज करना होगा तो एक और क्वांटम नंबर ऐड करना पड़ेगा, एन, एल, एम एंड स्पिन क्वांटम नंबर फोर्थ वाला। तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ता है, जबकि ऑर्बिटल के लिए सिर्फ तीन क्वांटम नंबर का जरूरत पड़ेगा कैरेक्टराइज करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और अपने को इनकरेक्ट ही बताना था, मीन्स यही है आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंसीडर एन इमेजिनरी आयन। यहाँ पे एक इमेजिनरी आयन दिया है। द न्यूक्लियस कंटेन्स a% मोर न्यूट्रॉन्स देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन। द वैल्यू ऑफ ए इज, नियरेस्ट इंटीजर में क्या करना है, ए का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे देखो ये जो आयन लिखा है इसमें देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो लिखा है ये क्या है, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास 48 है। और यहाँ पे जो लिखा है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर जेड। तो जो एटॉमिक नंबर है जेड वही क्या है, प्रोटॉन है। और वही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझे। इस केस में इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन यहाँ पे मिल गया 22। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, न्यूट्रल एटम में, ये तो एनायन है। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन जो भी है उसमें तीन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसने गेन कर लिया है। तो इलेक्ट्रॉन हो गया 25। अब देखो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो न्यूट्रॉन को ए में से जेड को घटा दो, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाने पे क्या मिल जाता है, न्यूट्रॉन। तो यहाँ से न्यूट्रॉन आ जाएगा 48 माइनस 22। तो इसका वैल्यू आएगा 26। अब क्वेश्चन में देखो बोल रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन है, समझे, न्यूट्रॉन जो है a% मोर है देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन है उससे a% ज्यादा है। तो ए का वैल्यू बताना था। अब देखो न्यूट्रॉन कितना है 26, इलेक्ट्रॉन कितना है 25, प्लस 25 का a% मतलब a डिवाइडेड बाई 100 कर दो। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से क्या आएगा, a बाई यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ रहा है 4। तो कितना परसेंट ज्यादा है, ए का वैल्यू बताना था। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज। तो यहाँ पे जो रेडिएशन है उसका वेवलेंथ दिया है 300 नैनोमीटर। और बोल रहा है कि 1 मोल फोटोन का एनर्जी बताओ। तो सबसे पहले एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन निकाल लो। सिंगल फोटोन का एनर्जी लिख सकते हैं 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। वेवलेंथ यहाँ पे देखो नैनोमीटर में लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नैनोमीटर दिया है, तो नैनोमीटर वाला ये फॉर्मेट लिख लिए।
अब यहाँ से सिंगल फोटोन का एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वेवलेंथ का वैल्यू रखो 300 नैनोमीटर, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका वैल्यू आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास वैल्यू आ जाएगा। अब देखो, अब एक फोटोन का एनर्जी है, ये तो एक फोटोन का एनर्जी है, तो 1 मोल फोटोन के का एनर्जी, अगर 1 मोल फॉर 1 मोल फोटोन अगर एनर्जी लिखना हो तो क्या करेंगे, 4.13, और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसके जगह पे जैसे देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, किलो जूल पर मोल में, और इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह पे लिख सकते हैं 96.485, हो जाएगा किलो जूल पर मोल। समझे? तो इस कन्वर्जन फैक्टर को याद रखना कि अगर एक फोटोन का एनर्जी पता है तो किलो जूल पर मोल, 1 मोल फोटोन का एनर्जी अगर किलो जूल में बताना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह पे 96.485 लिख देना और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 96.485, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू अप्रोक्स आएगा 399। यहाँ से हो जाएगा किलो जूल पर मोल। समझे? तो यहाँ से अपना आंसर मैच कर जाएगा थर्ड वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए 50 वाट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 795 नैनोमीटर। द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब इज x इंटू 10⁻20। द वैल्यू ऑफ x इज। तो यहाँ पे देखो, जो बल्ब है उसका पावर दे रखा है 50 वाट। 50 वाट मीन्स 50 जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना एनर्जी रिलीज करेगा ये, जो एक सेकेंड में एनर्जी बल्ब रेडिएट कर रहा है उसका वैल्यू है 50 जूल। अब देखो इस 50 जूल में कितने फोटोन है, समझे, अपने को वो बताना है। तो यहाँ पे उस जो भी रेडिएशन इमिट कर रहा है रेड कलर का, उसका वेवलेंथ दिया है। तो एक फोटोन का हम लोग क्या करें, ये तो टोटल एनर्जी हो गया पर सेकेंड, तो एक फोटोन का एनर्जी निकालते हैं। और जो एक फोटोन का एनर्जी अपने को पता चल जाएगा एच न्यू, तो उसमें क्या करेंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एन फोटोन मिलके इतना एनर्जी बना रहे हैं, तो एन टाइम्स एक फोटोन का एनर्जी कर देंगे और उसको 50 के बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से अपना एन का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो एन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 50 जूल है, और रेडिएशन का वैल्यू देखो नैनोमीटर में दिया है, तो नैनोमीटर वाला फॉर्मूला लगा के इसको लिख सकते हैं 1240 डिवाइडेड बाई 795, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इंटू एन। तो यहाँ से एन का वैल्यू इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एन का वैल्यू कैसे निकलेगा, 50 इंटू 795 डिवाइडेड बाई 1240। इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो ये जूल है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी क्या करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट कर लें, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया। तो इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 50 इंटू 795 डिवाइडेड बाई 1240 इंटू 16 इंटू 10⁻20। अब यहाँ से देखो ये जीरो से जीरो गया, इसको अप्रोक्स 125 लेंगे तो 5 से कटेगा 25 टाइम्स, और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे 16 इंटू 25, तो 400 के आसपास आ रहा है। अब 400 में देखो 795 में डिवाइड करेंगे 400 से, तो इसका वैल्यू अप्रोक्स आएगा 1.99 के आसपास, इंटू 10⁻20। तो नियरेस्ट इंटीजर यहाँ पे यही तो x है, तो इसका वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 1.99, और नियरेस्ट इंटीजर लगभग क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर प्रोवाइड्स 1000 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 seconds. When this radiation falls on the surface of sodium,
x into 10 to the power 20 electrons are ejected per second. Assume that wavelength 400 nanometer is sufficient for ejection of electrons from the surface of sodium metal. The value of x is नियरेस्ट इंटीजर में x का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो 400 नैनोमीटर का जो रेडिएशन आ रहा है वो सोडियम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा देगा। जैसे मान लो ये सोडियम का जो सरफेस होगा सोडियम मेटल का, इस पे जो भी रेडिएशन आ रहा है वो 400 नैनोमीटर का आ रहा है और ये सफिशियंट है इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए, मीन्स इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए। तो करना क्या है कि अपने को पता लगाना है कि पर सेकेंड यहाँ पे कितना एनर्जी आ रहा है, पर सेकेंड फोटोन के वजह से कितना एनर्जी आ रहा है। तो वो तो यहाँ से पता चल जाएगा, 10 सेकेंड में 1000 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना जूल एनर्जी आएगा, 100 जूल एनर्जी आ रहा है पर सेकेंड में। और ये जो 100 जूल एनर्जी है वो मिल किससे रहा है, फोटोन से। तो एक फोटोन का एनर्जी होता है एच न्यू। तो मान लो n फोटोन मिलके इतना एनर्जी दे रहे हैं तो n टाइम्स एच न्यू। तो जैसे अपने को यहाँ से n का वैल्यू पता चलेगा, जितने फोटोन है हर एक फोटोन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराएगा। मीन्स n का वैल्यू मिलते ही जो n का वैल्यू आएगा, नंबर ऑफ फोटोन आएगा, वही क्या होगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा। तो चलो यहाँ से अपने को सॉल्व करके n कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल N का वैल्यू हो जाएगा 100 जूल डिवाइडेड बाई एच न्यू। और देखो यहाँ पे एच न्यू एक फोटोन का एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, तो वेवलेंथ दिया है 400 नैनोमीटर। तो अगर नैनोमीटर में दिया रहता है तो फोटोन का जो एनर्जी होता है लिख सकते हैं 1240। ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ऊपर एनर्जी जूल में था, डिवाइडेड बाई 400 नैनोमीटर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ से इसको कट करो, ये हो जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है जूल में। तो यहाँ से अब अपने को कैलकुलेट करने के बाद n का वैल्यू मिलेगा। तो देखो 100 जूल हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करो जूल में कन्वर्ट कर दो। तो इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल हो गया। तो देखो जूल से जूल कट गया। यहाँ से n का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको लिखो, देखो यहाँ पे 10 टू द पावर 20 लिखा है, यहाँ पे देखो 10 टू द पावर 20 लिखा है, x इंटू 10 टू द पावर 20। तो इसको 10 टू द पावर 20 बना के ऊपर भेजो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, ये हो गया 3.1 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर 820 हो जाएगा। अब यही जो है अपना x है, तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है 100 डिवाइडेड बाई, ये 16 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 48 पॉइंट समथिंग आ रहा है और ये लगभग 50 के आसपास है, समझे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा 2 से तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.01 समथिंग ऐसे कुछ नंबर आएगा। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो 2.01 समथिंग नंबर आ रहा है तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू बता सकते हैं 2 है। तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, थैंक यू।